हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेज। मैं कपिल सांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की इस नई क्लास में। ईवीएस में हम आज डिस्कशन करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज से और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ कंप्रहेंसिव भी होंगे, कुछ जो है वो फैक्चुअल भी होंगे। तो सभी तरह के क्वेश्चन के साथ कुछ हम डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा और एक अच्छी क्लास बने आपके सबके लिए, एक प्रोडक्टिव क्लास हो। ठीक है। इसके अलावा जो है आप सभी जानते हैं कि आप अभी रिसेंट में जो है हमने कुछ ईवीएस के टेस्ट दो लिए हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल होगा। तीसरे टेस्ट का सिलेबस जो आपको दे दिया गया है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी डिजाइन करके आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल हैज बिन थ्रेटन्ड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। ठीक है, ये थ्रेटन्ड, ये इसके ट्रांसलेशन को हटा देते हैं क्योंकि ये इसका दूसरा ही मीनिंग निकल जाएगा। थोड़ा सा हम कलर बदल लेते हैं। सबसे पहले कलर से थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा क्योंकि सेम ही शाही हो गई थी, ब्लैक ब्लैक। तो अब देखिए, द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल हैज बिन थ्रेटन्ड अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। तो इसको यहीं से समझेंगे हम कि एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। हैज बिन थ्रेटन्ड, वो जो खतरे में पड़ गया है। अबाउट द लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास का खतरा हो गया है, आवास छीनने का खतरा हो गया है। मैनी स्पीसीज को, काफी स्पीसीज को, प्रजातियों को। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पश्चिमी बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो कई प्रजातियों को जो उनके आवास के छीनने का खतरा हो गया है। ठीक है, तो ये खतरा हो गया है किसमें? उनके आवास के छीनने में। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है उसमें बस टाइगर तो रहता नहीं है, इसके अलावा और भी जंगल भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, कीटाणु और इंसेक्ट्स वगैरह सब होंगे, पक्षी भी होंगे, हिरन भी होगा। तो इतने सारे लोगों के आवास को जो है उसको खतरा हो गया है, छीन जाने का खतरा हो गया है। किस कारण से हुआ है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विस्तार, बी है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कृषि विस्तार, पोर्ट एक्टिविटीज, बंदरगाह गतिविधि, माइनिंग, खनन। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है, किसकी वजह से ये हो गया है? ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि खासतौर से जहां पर फॉरेस्ट है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसकी वजह से? देखिए, बंदरगाह तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हमारा है माइनिंग की वजह से। इस टाइगर रिजर्व के आसपास माइनिंग की वजह से जो है जगह जगह माइनिंग हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो वो पेड़ जो है, जंगल है, वो भी लोगों का अबोर्ड है, हवा आवास है, घर है, वहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो जब माइनिंग की जाती है तो उस जंगल को सफाई की जाती है वहां से। तो यहाँ पर माइनिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व में माइनिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि कई प्रजातियों के आवास को नुकसान के बारे में खतरा हो गया है। ठीक है, आवास के नुकसान का खतरा हो गया है, आवास छीनने का उनको खतरा है। अब देखिए, एक मूवमेंट चला था काफी साल पहले जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। ठीक है, जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन का एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना या उसके ह्यूमन राइट्स के समर्थन में क्या ये आंदोलन था। दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन था। तीसरा है कृषि विस्तार और चौथा है वन संरक्षण। ठीक है, तो ये बात हो रही है उत्तराखंड के एरिया की। ठीक है, उस समय पर हालांकि उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का टाइम था। तो यहां पर सुंदरलाल बहुगुणा, इस नाम को आप कंफर्म करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और सुंदरलाल बहुगुणा नाम से शायद एक व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने चिपको मूवमेंट को चलाया। और ये किस लिए किया जा रहा था कि वहां पर एक डैम बनाया जा रहा था और वो डैम बनाते टाइम वहां के आसपास के पेड़ों को काटा जा रहा था। कुछ कुछ ऐसा मूवमेंट था ये। ठीक है, तो जिस भी पेड़ को कोई काटने के लिए पहुंचते थे, ठीक है, तो उसके चारों तरफ आदमी चिपक जाते थे और काटने के लिए स्पेस ही नहीं देते थे। इस मूवमेंट को कहते थे चिपको आंदोलन। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड मूवमेंट था, जो कि वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट जो शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपके लिए टास्क ये है कि एग्जैक्टली वो नाम याद रखें।
ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है काफी टाइम पहले ये नाम जो है हम याद करते थे, कभी तैयार करते थे तो वो नाम था, और मुझे लगता है कुछ कुछ आसपास सा ही नाम है। हालांकि एनसीईआरटी में किसने चलाया ये मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट किसने चलाया। वो बहुत फेमस सी पर्सनैलिटी है और काफी उन्होंने काम किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। चिपको मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब देखिए, मुंडा और संथाल, ये मुंडा और संथाल दो जनजाति है इंडिया के अंदर। पहले तो ये देखिए, मुंडा और संथाल, ठीक है। उसके बाद ये भी बता रहे हैं ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर ये जनजातियां पाई जाती है। वर्शिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज, ठीक है। तो जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती हैं। कि सबसे पहले तो ये अपना एग्जिस्टेंस ही फॉरेस्ट से मानते हैं, कि जल जंगल जमीन इनसे ही इनका एग्जिस्टेंस है। उनको अपना अबोर्ड यानी कि घर मानते हैं, ठीक है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह के काम करते हैं, और इनका ट्रेडिशंस में, परंपराओं में और कल्चर के अंदर कुछ ऐसे त्योहार भी मनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इनडायरेक्टली वो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के पर्पज से होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ फॉरेस्ट को वो सेकर्ड फॉरेस्ट बना देते हैं। सेकर्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिन फॉरेस्ट को जो है काटना मना होता है। ऐसे एरियाज में पवित्र जो है जंगल होते हैं, तो ऐसे एरियाज को डिक्लेयर कर देते हैं सेकर्ड फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ पेड़ों को भी जो है वो उनको काफी अपने एरिया के जो नेचुरल पेड़ होते हैं उनको वो पवित्र मानते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कौन सा वो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं? कौन? मुंडाज एंड संथाल, दो जनजाति जो छोटा नागपुर प्लेटू में पाई जाती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू में तो इसमें दिया है इन्होंने महुआ, ठीक है। महुआ, मैंगो, आम, पीपल पीपल और टेमरिंड, और इसको इमली कहते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग ये सारे ही प्लांट वैसे तो सैक्रेड है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये प्लांट की भी कहीं कहीं पर पूजा की जाती है। पीपल की तो बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, हड़प्पा काल से पूजा की जा रही है। एंड मैंगो इज आल्सो ए सैक्रेड प्लांट, कंसिडर्ड एज सैक्रेड प्लांट हवन वगैरह में, और जो पूजा वगैरह करते हैं तो मैंगो के पत्तों को यूज करते हैं, उसकी लकड़ियों को यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा आसपास। तो यहाँ पर ये सारे ही पेड़ ऐसे हैं जो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं महुआ। दिस इज द ट्री दैट इज वर्शिप्ड एज ए सैक्रेड ट्री बाय मुंडाज एंड संथाल ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल हैं वो महुआ नाम के वृक्ष की पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, वो स्पीसीज जो कि डेंजर में है, जिनका एक्सटिंक्शन का डेंजर है, जिनके ऊपर, जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, मतलब वो अभी विलुप्त नहीं हुई है, ये ध्यान रखना, लेकिन वो विलुप्त हो जाएंगी। तो देखिए, वल्नरेबल स्पीसीज अलग है, रेयर स्पीसीज अलग है। वल्नरेबल स्पीसीज ऐसा है कि जिनकी संख्या ऐसी हो जाती है कि अगर इससे भी कम हो जाए तो वो शायद एंडेंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कमजोर प्रजातियां हो गई हैं, सुभेद्य प्रजातियां हो गई हैं। अगर अब उनकी जो संख्या है, अगर वो नंबर और भी ज्यादा डिक्रीज होता है, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज द एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। तो ये तो वो नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जिनको तो एक्सटिंक्शन में भी खतरा हो गया है, ठीक है, तो वो डेंजर में आ गई, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कि एंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर इन डेंजर। देखिए, यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, इन डेंजर, एंडेंजर, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, लेकिन वो अगर इसी तरीके से उनकी संख्या घट जाती है तो वो लुप्त प्राय, लुप्त नहीं हुए, लुप्त प्राय, लगभग लुप्त प्राय के पास पहुंच जाएंगे वो, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज, normal species are considered as those species their number are enough for their existence and they are not vulnerable, they are not endangered, ठीक है। तो उनका स्पीसीज का जो है काफी संख्या है, ठीक है। नॉर्मल स्पीसीज की संख्या जब घटती है तो वो वल्नरेबल में पहुंच जाते हैं, और उससे भी घटती है तो वो एंडेंजर्ड में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज इन्होंने दिखाई, रेयर स्पीसीज। देर आर ए लॉट ऑफ स्पीसीज जो कि रेयर स्पीसीज काउंट करते हैं, ठीक है। वो सब जगह नहीं पाए जाते और कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको रेयर स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, एंडेंजर्ड हमारा आंसर हो गया, जो डेंजर में आ गए हैं, लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट?
हिमालय का ब्राउन बियर जो है, भूरा भालू जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ये किस चीज का उदाहरण है? क्या ये वल्नरेबल स्पीसीज का उदाहरण है, क्या ये रेयर स्पीसीज का उदाहरण है, या एंडेमिक स्पीसीज का उदाहरण है, या एक्सटिंक्ट स्पीसीज का उदाहरण है? एक्सटिंक्ट तो वो स्पीसीज होते हैं जो लुप्त हो चुके हैं। मैं बार बार इनको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार रिवाइज होने से 3-4 रिवीजन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। एक्सटिंक्ट स्पीसीज आर दो स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड नाउ, देर आर सपोज टू बी एक्सटिंक्ट, जो कि अपनी धरती पर या किसी स्थान विशेष पर एक्सटिंक्ट माने जाते हैं और काफी सालों से उनको देखा भी नहीं गया। ठीक है। और एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक्स वो स्पीसीज होते हैं जो स्थानीय होते हैं, कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है। रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज वो होते हैं जो कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। और सब जगह पे भी नहीं पाए जाते। ठीक है। और है वल्नरेबल स्पीसीज, दीज आर द स्पीसीज दैट आर एट द वर्ज ऑफ कन्वर्जन इनटू एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर उनका संख्या घट जाता है तो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में वो, और इसी तरीके से उसकी संख्या घटे तो आ सकते हैं। ठीक है। तो उनकी संख्या जो है वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने के कगार पे हो गई है। ठीक है। तो अब हमारा यहाँ सही आंसर है हिमालयन ब्राउन बियर इज कंसिडर्ड एज द रेयर स्पीसीज। ठीक है। दुर्लभ प्रजाति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन चीता was declared extinct in India in the year of what? The Asian cheetah was declared extinct in India। देखिए, एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित कर दिया गया, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा है। 1975, 2010 सॉरी, 1952 एंड 1951। 1951 में या 1952 में या 2010 में या 1975 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये एशियाटिक चीता को 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है। एशियाटिक चीता की जो पहचान जो थी वो ये थी कि उसकी जो दो आंखें थी, ठीक है, उनसे जिस तरह से आंसू आता है इस तरीके से लाइन जो है निकली हुई होती थी, ब्लैक कलर की लाइनिंग। ठीक है, एशियाटिक चीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सागौन मोनोकल्चर, टीक मोनोकल्चर हैज डैमेज द फॉरेस्ट इन। देखिए क्या होता है कि हर स्थान पर कुछ नेचुरल वेजिटेशन होती है जो अपने आप ही उग जाती है। ठीक है। फॉरेस्ट भी वही होता है, नेचुरल वेजिटेशन उसी को कहते हैं जिसमें मैन ने कोई रोल प्ले नहीं किया है, वो अपने आप से ही नेचुरल कंडीशन के हिसाब से अपने आप ही उग गई हैं। ठीक है। जैसे अगर कहीं पे कम बारिश होती है तो वहां पर कीकर वगैरह की या कंटीली झाड़ियाँ वो अपने आप उग जाती हैं। जैसे डेजर्ट में देखें, ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। वो किसी मैन ने नहीं लगाए, वो नेचुरल तरीके से बन जाती है। ठीक है। लेकिन अगर इन एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्लीन कर दे और वहां पर कुछ प्रोफेशनल तरीके से कोई चीज लगा दी जाए, कोई ऐसा पेड़ लगा दिया जाए, जैसे अगर आप देखें कहीं पर किसी जंगल में जाके देखें तो आपको वैरायटी दिखाई देगी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ ट्रीज होंगे वहां पर। अब वैरायटी जो होगी उसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहां पर डाइवर्सिटी दिखाई देगी, नेचुरल रूप से बहुत तरह के पौधे होंगे। लेकिन अगर उनको साफ करके बस ऐसे पौधे लगा दे जिनसे इमारती लकड़ी मिलती है फर्नीचर के लिए, ठीक है, तो उससे जो है नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अब ऐसा ही हुआ कहाँ पर? साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर कॉलोनियल टाइम से क्या हुआ है कि सागौन यानी कि टीक के पेड़ लगा दिए गए, जो वहां की नेचुरल वेजिटेशन थी उसके अंदर सागौन भी होते थे, लेकिन मोनोकल्चर कर दिया गया, यानी कि बाकी पेड़ लगा के केवल सागौन के पेड़ लगा दिए गए। इसके प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया। ठीक है। और किस एरिया में ये हुआ? साउथ इंडिया की कहानी हम बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया कि भारत में अभी के टाइम पे कितने टाइगर रिजर्व है, ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से बनता है उसका डाटा कुछ लैगार्ड बिहाइंड हो सकता है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया। और आज के समय पे जो भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उनके नए एडिशन हालांकि आ रहे हैं लेकिन कुछ चीजें उसमें फिर भी अपडेट नहीं होती है। ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर कुछ और था, लेकिन आई हैव इंक्लूडेड 51 द ऑफिशियल लिस्ट। ठीक है। फरवरी 2021 में जो है लिस्ट जो जारी की गई उसके अंदर हिसाब से देर आर 51 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं फैक्ट नोट करना चाहते हैं, अदरवाइज इसको याद रखिए।
ये याद नहीं रहते, फैक्टर लिखना ही बेटर बेटर रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड ट्री इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक पवित्र वृक्ष नहीं माना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसको पवित्र नहीं माना जाता है। पीपल इज, ये तो बहुत पुराना, हड़प्पा काल में भी आप देखेंगे कि जो वहां पे क्वाइंस थे, क्वाइंस तो नहीं थे, सील जो थी, सॉरी, जो वहाँ की सील्स थी उस पे आप देखेंगे पीपल इज वेरी बेटर वे में जो है उसको जो है क्लीनली उसको आप पहचान सकते हैं सील्स के ऊपर कि दिस इज द पीपल ट्री, यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा पेड़ एक और है नीम। नीम को हम, हालांकि इसे नीम हकीम कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, तो नीम हमारे कल्चर के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर रोल तो प्ले बहुत ज्यादा करता है। नीम के गुणों वाला साबुन है, नीम फेस वॉश यूज कर लेते हैं, तो मेडिसिनल यूज इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे आप ही अपने आइडिया से लगाइए, क्या नीम की पूजा कहीं आसपास दिखाई दे रही है? नहीं। बैनियन ट्री, बैनियन ट्री जो है वो भी काफी सेक्रेड क्रिएट माना जाता है, बरगद का पेड़। ठीक है, और ये देखिए पीपल और बरगद एक दो ऐसे पेड़ है जो एक ही फैमिली से है। ठीक है, और दोनों ही पेड़ ऐसे हैं कि जो दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। बाकी पेड़ जो है डे टाइम में ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, O2, और नाइट टाइम में वो अपना नॉर्मल तरीके से जैसे हम सब CO2 छोड़ते हैं ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन डे टाइम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो नी यहाँ पे मैंगो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैंगो इज ए वेरी सेक्रेड प्लांट। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए सेक्रेड प्लांट एंड इट हैज बीन यूज्ड इन वर्शिप। ठीक है, जो पूजा वगैरह होती है उसमें आप देखेंगे कि मटका रख दिया जाता है नवरात्रों वगैरह पे, या आप देखेंगे कलश यात्रा निकलती है तो उसमें उसके अंदर पत्ते डाले जाते हैं ना, वो मैंगो के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हवन वगैरह होते हैं उसके अंदर मैंगो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नीम इज नॉट कंसिडर्ड एज द सेक्रेड प्लांट। ठीक है, अदर थ्री आर सेक्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंडिया हैज नियरली दिस परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, विश्व में जो जितनी भी प्रजाति है, मान लीजिए विश्व में 100% है, यानी 100 है प्रजातियां, तो हाउ मैनी ऑफ देम, कितना परसेंट जो है का लगभग अकेला इंडिया के अंदर है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन तो हो ही गया और ये इंडिया को स्पेशल स्टेटस भी देता है कि इंडिया के अंदर जो कि 2.5% ही एरिया, लैंड एरिया लिए हुआ है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? 17.7% है। इसका मतलब लैंड में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लैंड पे बहुत ज्यादा लोड है, बर्डन है पॉपुलेशन का। फिर भी इंडिया के अंदर जो है आप आश्चर्य फील करेंगे, दिस इज ए सरप्राइजिंग फैक्ट दैट 8% ऑफ द टोटल स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। मतलब पूरे वर्ल्ड के 8% का जो टोटल स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर फिर भी पाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर 2.5% वर्ल्ड का लैंड है, लेकिन 77% जनसंख्या उस पर रहती है, फिर भी हमने इतने को कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया सी। अब फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन इसने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। द बक्सा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी इनमें से स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। और बक्सा टाइगर रिजर्व के हम बारे में हमने देखा था कि यहाँ पर आवास को खतरा हो गया है, किसके? वन्य जीवों के आवास को खतरा हो गया, किसकी वजह से? माइनिंग की वजह से हमने इस चीज को देखा था। ठीक है, तो मुझे लगता है आप रिकॉल भी कर पाएंगे कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल या गुजरात या उड़ीसा, कौन सा वो स्टेट है, बता दीजिए। आपको पता ही है, तो हमें पता है कि ये बात चल रही है कहाँ की? West Bengal is the state in which Baksha Tiger Reserve is situated and it has been threatened because of mining. ठीक है, the habitat of the various species is threatened here. अब बात करते हैं, देखिए हमने देखा था 8% तो टोटल स्पीसीज है हमारे यहाँ पे, लेकिन अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया। तो भारत के अंदर फ्लोरा क्या होता है? देखिए फ्लोरा बोलते हैं इंग्लिश में वनस्पति को, यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड जितने भी स्पीसीज है उसको फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिफिक नेम दे दिया। और अगर जंतुओं से रिलेटेड है तो उसको फोना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीवों के लिए, और ये जीव जंतुओं के लिए, और ये हो गया वनस्पति पेड़ पौधों के लिए। तो इसने कहा कि इंडिया के अंदर हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में वनस्पतियों की कुल कितनी संख्या है? परसेंटेज नहीं पूछ रहा, कुल संख्या पूछ रहा है
ठीक है, 81,000, 47,000, 15,000 एंड 41,000। तो कितनी संख्या है इंडिया के अंदर? देखिए, तो इंडिया के अंदर टोटल संख्या है 47,000। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, और हमने देखा था कि टोटल स्पीसीज का वर्ल्ड के 8% इंडिया के अंदर भी है, और 47,000 मतलब पेड़ पौधे, इतने तरह के स्पीसीज हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल भी तो है और एनसीईआरटी बेस्ड भी है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है? ठीक है, इसी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व काफी कुछ साल पहले ये बड़ा फेमस रहा था कि यहाँ पर जितने, देखिए वैसे तो ये टाइगर रिजर्व है, लेकिन यहाँ के सारे टाइगर मर गए थे, एक भी टाइगर नहीं था। तो यहाँ से बाहर से किसी टाइगर रिजर्व से इसको जो है फिर से टाइगर यहाँ पर लेके आए गए, क्योंकि अगर टाइगर नहीं होगा तो फिर जीव जंतु बढ़ जाएंगे, जंगलों को खा जाएंगे, तो जंगल का सर्वाइवल जो है बैलेंस बना के रखना होता है। ठीक है, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। 4 ऑप्शन आर गिवन। आपको क्या लगता है? अपना ऑप्शन आप साथ साथ बता सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू वल्नरेबल स्पीसीज? तो वल्नरेबल स्पीसीज जो इससे रिलेटेड कौन सा है? ऐसा संवेदनशील भी कह सकते हैं इसको, सुभेद्य प्रजाति भी कह सकते हैं। तो वल्नरेबल स्पीसीज किसको कहते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनकी संख्या इस लेवल पे आ गई या कि इससे भी नीचे आ जाए तो उनको एंडेंजर्ड कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, विलुप्त प्राय। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ब्लू शिप। ठीक है, हिमालयन ब्लू शिप इज कंसिडर्ड एज द वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये यहाँ, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखना जरूर। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बस नीली भेड़ पे फोकस करना है। नीली भेड़ एक स्पेशल एग्जाम्पल है जो कि वल्नरेबल स्पीसीज का है। अगर मैं इनको भी बताने लग जाऊंगा तो नीली भेड़ का जो है इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा। मैं वैसे ऑप्शन सारे डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है, वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये आपस में उलझ जाते हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैं इसको आपके सामने भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कहीं आपका कंसेप्ट खराब हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज? कौन से टाइप के स्पीसीज को जो है विलुप्त प्रजाति कहा जाता है? विलुप्त प्राय नहीं, विलुप्त हो चुकी प्रजाति। स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल, ऐसी प्रजाति जिनका जनसंख्या स्तर सामान्य है, ये तो नॉर्मल स्पीसीज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हुज पॉपुलेशन आर डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो हुज पॉपुलेशन आर डिक्लाइनिंग मतलब वो वल्नरेबल हो गया है या फिर एंडेंजर्ड हो गया है, ये तो नहीं है। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, तो ऐसी छोटी आबादी वाली प्रजाति जैसे रेयर स्पीसीज के लिए हो गए। जो हिमालयन ब्राउन बियर की बात अभी मैंने की थी वो रेयर स्पीसीज होता था। ठीक है, और स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड, दिस इज द राइट आंसर। These species are not found, that is why they are called as extinct species और विलुप्त प्रजाति के रूप में इनको कहा जाता है, क्योंकि अभी ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनकी प्रजाति ही नहीं पाई जा रही। Which one of the following state has the largest area under permanent forest? Which one of the following state has the largest area under permanent forest? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्टेट है जिसके अंदर लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट के रूप में? ठीक है, परमानेंट रूप से जहां वन है उनको परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए वन थे फिर वो लोगों ने लगाया हटा दिया, नहीं, परमानेंट रूप से जिस पे फॉरेस्ट है। कौन सा स्टेट ऐसा है? बिहार, केरला, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट फॉरेस्ट देन मिडिल भारत जो है वहां पे देखिए जहां जनजातियां ज्यादा होती हैं वहां फॉरेस्ट का डेंसिटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड इज द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। दिस इज द राइट आंसर। आप भी अपने आंसर साथ साथ रखते रहिए, क्योंकि आपने फॉरेस्ट का टॉपिक रिवाइज कर लिया होगा एज पर सिलेबस। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे या बना लिए होंगे। जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं उन्होंने तो ये कर ही लिया होगा। तो आप भी जो बाकी जो लोग भी हैं वो अपने लेवल पे जरूर तैयार करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज? ठीक है, कौन सा इसमें से एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है? और आपको देखो हमने अभी बताया था नीली भेड़ जो है वो हिमालयन, वो तो हमने बताया था कि वो नीली भेड़ जो है आपको एक्सटिंक्ट नहीं कहा था मैंने उसको। ठीक है, मैं ये है एशियाटिक चीता जो है 1952 में इसको एक्सटिंक्ट कंसीडर कर दिया गया था।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर। तो ये नीली भेड़ वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर कंसीडर किया था हमने, ठीक है। ये यहाँ पर वैसे भी कट रहा है। और जो काला हिरन है, ब्लैक बक वगैरह, ये एंडेंजर्ड में आते हैं, ध्यान रखेंगे, ये एंडेंजर्ड में आते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया एशियाटिक चीता, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इन 1952 एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। अभी हमने बताया भी था इनको कैसे पहचान सकते हैं। अब देखिए, फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट आर नोन एज, देखिए फॉरेस्ट वो है और वेस्ट लैंड, ऐसे फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड जो कि प्राइवेट लोगों से भी बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट से भी, ठीक है। तो वो देखिए, अगर गवर्नमेंट के होते तो उसको कुछ कैटेगराइज भी कर दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी है, अभी तक उनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। निजी व्यक्ति और सरकार दोनों में संबंधित वन और बंजर भूमि को क्या जाना जाता है, देखिए सेक्रेड ग्रोव्स तो नहीं होता, सेक्रेड ग्रोव्स आर द फॉरेस्ट दैट आर कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड दैट आर नॉट परमिटेड टू बी कट, ठीक है, उनको कट नहीं करना है, उनको काटना नहीं है, उनको पवित्र माना जाता है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। रिजर्व फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, ये रिजर्व होते हैं, यहाँ पे कम मात्रा में लोगों को जो है जाना दिया जाता है, एक्टिविटीज को भी जो है रिजर्व रखा जाता है। ऐसे ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, ठीक है। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन कट गए हैं। अब हमारा क्लास है, क्योंकि प्राइवेट की भी बात हो रही है, ये तो तीनों तो गवर्नमेंट के थे और कुछ सेकंड थे। ये अवर्गीकृत हैं, जो अभी तक वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो अब तक क्लासीफाई नहीं किए गए हैं, कैटेगराइज नहीं किए गए हैं। अब देखिए 1991 में क्या हुआ, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है काफी पहले से चल रहा था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेके आए थे, 1972 में था, उसमें मॉडिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद जो है 1991 के अंदर जो है पहली बार एक ऐसा स्पीसीज डाला गया इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ठीक है। तो इससे पहले जो थे जानवरों को ही इंक्लूड किया जाता था, ठीक है। तो 1991 में जो है पहली बार प्लांट्स वर इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड स्पीसीज लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर प्लांट्स को सबसे पहले इंडिया में जो है 1991 में जो है इंक्लूड किया गया था। तो ये हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इट्स फॉरेस्ट इज मैनेज बाय लोकल कम्युनिटी, इनमें से कौन से स्टेट के अंदर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ इस फॉरेस्ट, उसके फॉरेस्ट का जो है एक वेरी हाई परसेंटेज जो है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, लोकल कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। किस राज्य में इसके वनों का बहुत अधिक प्रतिशत स्थानीय समुदाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कंप्रिहेंसिव हमने कोर्स में भी आपको करवा दिया है, कंप्रिहेंसिव कुछ क्वेश्चन मैंने और भी डिजाइन कर लिए, वो भी आपके करवाएंगे, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो एग्जाम के अंदर आप क्या आइडिया लगा पाएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि भाई वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, आप 3-4 को कॉम्बिनेशन करके भी कुछ नहीं कर सकते, आपको लगेगा जम्मू कश्मीर भी है, कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको इसलिए हम करवा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमालयन यू क्या है, हिमालयन यू जो है क्या है, व्हाट इज हिमालयन यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है टाइप ऑफ डियर है, क्या एक प्रकार का हिरन है, एक मेडिसिनल प्लांट है, ये औषधीय पौधा, एक स्पीसीज ऑफ बर्ड है, किसी पक्षी की प्रजाति है, या फूड क्रॉप ग्रोन इन हिमालय, या हिमालय में उगाई जाने वाली एक खाद्य फसल है। तो सही आंसर हमारा देखिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए फैक्चुअल मैं इसको कह रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है वो वनस्पति के रूप में भी हो सकते हैं, जानवरों के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट भी प्राप्त होते हैं जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक पार्ट हो गया। तो व्हाट इज हिमालयन यू, हमने इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, तो सही आंसर हमें मिल भी गया है। चलिए, एक औषधीय पौधा है ये, मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है। अब क्लीनिंग, एक क्वेश्चन है कि क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन मध्य प्रदेश मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मध्य प्रदेश, देखिए ये जब जो हालांकि इस पे बहुत सारा काम हो चुका है जिस क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में वनों की सफाई अभी भी मुख्य रूप से निम्न में से किस कारण से जारी है। डोलोमाइट की खाने यहाँ पे तो नहीं है, कॉमर्शियल प्लांटेशन ये एक ऑप्शन भी गलत है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए यहाँ पे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम बन रहा है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसका मेंशन जो है एनसीईआरटी करती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस पर्पज से था,
ठीक है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी पर्पज से था कि यहाँ पर जो सरदार सरोवर डैम वगैरह बनाया जा रहा है नर्मदा नदी के ऊपर, उसकी वजह से आसपास के बड़े एरिया में जो है पानी भर जाएगा और वो उसके अंदर जो है डूब जाएगा एरिया, उसके अंदर फॉरेस्ट भी होंगे। इसके अलावा लोकल लोगों के घर भी हैं वहाँ पर, उनके एग्रीकल्चर के फील्ड भी हैं। तो इसका मेन पर्पज स्टार्टिंग में ये था कि उन लोगों को वहाँ पर ये प्रोजेक्ट ना हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन का पहला पर्पज यही था कि उन लोगों को, लोकल कम्युनिटीज के घरों को ना उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़े, वनों को ना डूबने दिया जाए। लेकिन बाद में जब ये प्रोजेक्ट जब पूरा होने की तरफ बढ़ा तो इसका शिफ्ट किस पे हो गया कि उनका रिहेबिलिटेशन हो। जिन लोगों का वहाँ से विस्थापित किया गया उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनको लैंड भी मिले, उनको एजुकेशन के जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे नए एरिया में बसा के उनको लोगों को। ठीक है, मतलब उनको वो सारी चीजें, बेसिक चीजें दी जाएं जो उनको अपने अपने जो डियर लैंड है वहां पर मिलते थे। तो इसका एक वो हो गया था। तो ये इसका पर्पज जो है, एम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया अब नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो ये रीजन था जिसकी वजह से वो वनों की सफाई मध्य प्रदेश में जो है अभी भी जारी थी। तो ये लगभग मुझे लगता है 20 या 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट कंप्लीट किया, देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज यानी कि वन संसाधन, और इसके अंदर हमने जो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कर ही लिया फॉरेस्ट रिसोर्सेज के साथ। इसके अंदर हमने फ्लोरा और फोना दोनों के बारे में बात की। ठीक है, जो वनस्पति है और जो जीव है उनके बारे में बात की। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, उसका ईयर आप जो है चैट में नहीं कमेंट में जरूर उसको बताएं अच्छे से सर्च करके। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में हुआ था, 1973 में हुआ था या 70 में हुआ था, 1992 में हुआ था, कब हुआ था, और भी कोई ईयर अपने आप जो है सर्च करके, कुछ बच्चों को पता भी होगा, ये करना है। ठीक है, तो आप सभी को जो है एक रेगुलर स्टडी जो है अपनी नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। रेगुलर स्टडी आपने छोड़ी तो आप जो कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि रेगुलर स्टडी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। रेगुलर स्टडी की जो हैबिट है जिसकी है उसको कोई नहीं हरा सकता, वो नहीं हार सकता। रेगुलर स्टडी आपने की है तो आपका एक बेसिक इतना जबरदस्त तैयार है कि एग्जाम के टाइम पे आप पे कोई बर्डन नहीं आने वाला। ठीक है, जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो समझिए कि मरने की तैयारी कर रहे हैं, अपना बर्डन इतना आएगा एकदम से, तो बर्डन उनके ऊपर इतना आ जाएगा। सिलेबस भी कवर करना है, सिलेबस को रिवाइज भी करना है, बगैर रिवीजन तो आप एग्जाम में जाके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब रेगुलर स्टडी का मतलब ये है कि आप किसी तरीके से कीजिए। आप कोर्स से, कुछ बच्चों ने कहा कि अभी हम कोर्स के वीडियोस से नोट्स बना रहे हैं इसलिए हम क्लासेज में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप जब टाइम लगे तो इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ठीक है, इस पे तो कोई लोड नहीं पड़ना, 20 क्वेश्चन का आंसर ही तो पता करना है ना आपको, ना नोट्स बनवाने। तो आपको मुझे लगता है अगर हमारी सारी रेगुलर क्लासेज को अगर काउंट करें तो मुझे लगता है कि 2 घंटे डेवोट करने, तो ये एक रिवीजन अच्छा हो जाता है आपका। 2 घंटे में सारे वीडियोज ही खत्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 6 क्लासेज होती है, तो 2 घंटे की एक अच्छी स्टडी जो है रिवीजन की आपकी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आप 4-5 घंटे जो है वो आप लगाइए अपने नोट्स बनाने में, और जो आप कंप्रिहेंसिव पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, और क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर रिवाइज कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जम के लगे रहना है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, और बिल्कुल अपने आप को जो है स्टडीज पे फोकस रखना है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।